वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, ये वन लाइनर के रूप में, तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको हर क्वेश्चन को मैं डिटेल से समझाऊंगा। साथ में आप इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्न में कितना स्कोर करते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है कि अभी समाज सुधार करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, बताइए। जो समाज सुधार था उसको समाज सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था प्रथम मुस्लिम शासक? तो ये था जलालुद्दीन अकबर। कौन था? जलालुद्दीन अकबर। ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने समाज सुधार के बारे में समाज सुधार करा था और इसके बारे में विचार किया था। क्लियर है? बात जलालुद्दीन अकबर की करते हैं। देखिए, अकबर एक महान शासक था, हम सब जानते हैं, और कितना बुद्धिमान व्यक्ति था ये। ठीक है, अनपढ़ होने के बावजूद भी बुद्धिमान बुद्धि से अपना ये काम लेता था। ठीक है, तो अकबर की बात करते हैं। देखिए, नसरुद्दीन हुमायूं, जो नसरुद्दीन हुमायूं उनका पुत्र था। ठीक है, अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। याद रखिएगा, काफी बार आता है क्वेश्चन में कि इनके जन्म के बारे में पूछा जाता है। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले में हुआ था। कहां पे हुआ था? सिंध के राजपूत किले के अंदर हुआ था, जो कि अमरकोट में है। क्लियर है? अकबर प्रत्येक क्षेत्र में माहिर होने के बाद माहिर के साथ साथ एक प्रसिद्ध भी था। अभी मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था, मतलब हर क्षेत्र में ये प्रसिद्ध था। ठीक है, किस तरीके से दूसरे धर्म को कैसे मना लेना है। ठीक है, हिंदू मोहम्मदन में कभी भेदभाव ना करना, उनको मित्र बना के रखना, क्योंकि इन्हों का कहना था अगर एक साम्राज्य चाहिए ना, एक पूरा चाहते हो भारत के पूरे पे कब्जा करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मित्रता करनी ही पड़ती है। ठीक है, और किस तरीके से ये अपना विवाह करते थे हिंदुओं के साथ भी, हिंदुओं की लड़कियों के साथ भी। क्लियर है? तो अकबर जो है, अकबर के पिता हुमायूं थे जिनकी दुर्घटनाग्रस्त में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, हुमायूं, आपको पता है हुमायूं के जीवन की अगर बात करें तो अपने पूरे जीवन में ये भागता दौड़ता रहा है। ठीक है, कभी एक बार सत्ता हाथ से गई, फिर दोबारा सत्ता हाथ में आई। मृत्यु भी इनकी कुछ ऐसी हुई थी, अपनी लाइब्रेरी में ये उतर रहे थे, तब जीनों से गिरने के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? तो एक इतिहासकार भी हुए थे। ठीक है, उन्होंने यही गणना करी थी कि हुमायूं अपने जीवन में, पूरे जीवन में जो था, इधर से उधर भागता रहा, कभी जंगलों में गया, कभी कहीं गया। ठीक है, हर समय भागता रहा है, लेकिन इसकी मृत्यु भी कुछ इसी तरीके से हुई, यानी कि जीने से लुढ़कते लुढ़कते ही जो है इनकी मृत्यु भी हुई थी। क्लियर है? जब हुमायूं मरा था ना, उसके बाद फरवरी 1556 में, कब? 1556 में, याद रखिएगा, 1556 में अकबर ने राज सिंहासन संभाल लिया था। और उस समय इनका जो सेनापति थे वो कौन थे? बैरम खान। कौन थे? बैरम खान। बहुत बार नाम पूछा जाता है। ठीक है, दीन ए इलाही जो धर्म था वो अकबर के द्वारा ही शुरू करा गया था। कब? 1582 में शुरू करा गया था। याद रखिएगा, दीन ए इलाही से काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो एक समरूप धर्म दीन ए इलाही जो प्रतिपादन किया इन्होंने, लेकिन समय से पहले ये जो दीन ए इलाही चलाया था, मतलब ये कहते थे ना तो इंसान मोहम्मदन ना हिंदू। ठीक है, एक बीच का धर्म इन्होंने बनाया था, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था समय से पहले ही ये विचार विफल हो गया था। क्लियर है? तो अकबर के बारे में पॉइंट्सों को आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अकबर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइए, ये किसे दिया गया था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार ये किसे दिया गया था प्रथम? तो ये मदर टेरेसा को दिया गया है। तो मदर टेरेसा, याद रखिएगा, इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? बताइए, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की जो है रोशनी कहा जाता है। ठीक है, अब बात गौतम बुद्ध की करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सारनाथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, काफी बार पूछा जाता है, जो कि चतुर्थी शताब्दी में जो है, चतुर्थ शताब्दी में ये बनाई गई है। ठीक है, कहाँ बनाई गई है? सारनाथ के अंदर बनाई गई है। काफी बार क्वेश्चन आया है। इनके जन्म की बात करें तो देखिए, इनका जो जन्म है वो ईसी पूर्व, मतलब 563 में इनका जन्म हुआ था। कब? 563 में। ठीक है, और ईसी पूर्व की बात करूं तो 483 में इनकी मृत्यु भी हुई थी। क्लियर है? कब हुई थी? 483 में हुई थी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट की बात चल रही है। बिफोर क्राइस्ट हमेशा क्या चलता है? उल्टा चलता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कुशीनगर के अंदर, कहां पर हुई थी? कुशीनगर के अंदर इनका जो है मृत्यु हुई थी। जन्म की बात करें 563 में लुम्बिनी जगह में, यानी कि नेपाल के अंदर है, वहां पर हुआ था।
बच्चा जो था इनका राहुल, उसका नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी माता का नाम पूछा जाता है काफी बार, माया देवी। क्या था नाम? माया देवी इनकी माता का नाम था, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने घर अपना त्याग दिया था। कब त्याग दिया था? घर को त्याग दिया था। उस समय इन्होंने अपने शिशु राहुल जो इनका पुत्र था उसको, साथ में धर्मपत्नी यशोधर को भी त्याग कर संसार त्याग दिया था, मतलब इन्होंने। क्लियर है? तो याद रखिएगा, काफी बार ये पूछा जाता है। अच्छा, बात अगर मैं इनके ज्ञान की करूं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो इनको बोध वृक्ष के नीचे, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? बोध वृक्ष का एक नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। वर्षों की कठोर साधना करी इन्होंने। उसके बाद पक्षपात जो बोध गाया मतलब बिहार के अंदर है, वहां पर बोधि वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा, बुद्ध जी के बारे में जो है, गौतम बुद्ध के बारे में पॉइंट्स जो है मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइंटिफिक नाम बताइए फलों का अध्ययन। तो इसको क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। ये एक वैज्ञानिक शाखा है, ठीक है, वैज्ञानिक शाखा होती है। पोमोलॉजी शब्द अब पूछा जाता है कि जो पोमोलॉजी, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज करके बात करें, ठीक है, तो चेंज करके अगर बात करें तो पूछा जाता है कि पोमोलॉजी जो वर्ड है, यानी कि ये भाषा जो है ये कहां से ली गई है? तो ये लैटिन भाषा है। क्या है? लैटिन भाषा है। क्लियर है? पोमो शब्द जो लिया गया है उसका अर्थ होता है फल। क्या होता है? फल होता है, ठीक है। जो ये पोमो वर्ड यहां पर आप देख रहे हैं, ये पोमो वर्ड का ही मतलब होता है फल, ठीक है। एक लैटिन भाषा है और इसी से पोमोलॉजी बनाया गया है, ठीक है। आम का नाम काफी बार पूछा जाता है, आम का भी पूछा जाता है। तो आम का क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका आम का नाम होता है। क्लियर है? वैज्ञानिक नाम की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? बताइए, जो खजुराहो के मंदिर हैं वो कितने वर्ष पुराने हैं? बताइए कितने वर्ष पुराने हैं ये? तो ये जो है इनका इतिहास करीबन 1000 वर्ष पूर्व माना जाता है, मतलब 1000 वर्ष पूर्व ये पुराने हैं, ठीक है। चंदेल वंशों के द्वारा बनाया गया था इनको। किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल वंशों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए अब बात मंदिर की कर लेते हैं, खजुराहो के मंदिर, ठीक है। इतिहास को जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चंदेल वंशों ने बनाया था, कब बनाया था, कब शुरुआत करी गई थी? 950 से लेकर 1050 सीई में, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। यानी कि करीबन आप ये समझ लीजिए इस मंदिर को बनाने में कितना टाइम लगा? 100 साल लगे थे। कितना? 100 साल, लगभग 100 साल लगे थे इन मंदिरों को बनाने में, ठीक है। खजुराहो के मंदिर भारतीय कला का सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक कहा जाता है इनको। क्लियर है? हिंदू, इसके ये मंदिर है किसको समर्पित? हिंदू और जैन मंदिरों के है ये, ठीक है। हिंदू और जैन मंदिरों के जो है यहाँ पर इनके बारे में जो मंदिरों में है वो इन्हीं के मंदिर बनाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। करीबन 100 साल लगे थे इन मंदिरों को बनाने में। क्लियर है? और बात अब चंदेल राजाओं के ने जो है 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य तक जो है शासन किया था और उन्हीं के द्वारा ये 950 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं के द्वारा इन मंदिरों को बनाया गया था, ठीक है। एक किन किन मंदिरों में? एक जैन और हिंदू मंदिर यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर है? उन्हीं के सेट आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट्स को समझिएगा। चलिए 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो बताइए कितने बैंकों का हुआ था? तो ये 14 बैंकों का हुआ था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का हुआ था। उस समय कौन थी प्रधान? इंदिरा गांधी सरकार ने जो है 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस समय किया था 1969 को। क्लियर है? अब देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रपति इस समय यानी कि 1969 में, याद रखिएगा 3 घटनाएं हुई थी बहुत ही तगड़ी। एक होता बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव और कांग्रेस पार्टी का विभाजन भी इसी समय हुआ था। याद रखिएगा 3 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तीसरा कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्लियर है? ये बात आप समझ गए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो राष्ट्रीयकरण होता है, ये राष्ट्रीयकरण वर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, क्या होता है इसका मतलब? बताइए क्या होता है इसका मतलब? देखिए इसका मतलब सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा। जब किसी निजी स्वामित्व वाली वस्तु को सार्वजनिक वस्तु में बदलना राष्ट्रीयकरण कहलाता है, यानी कि नेशनलाइजेशन कहलाता है, ठीक है, नेशनलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? अब
बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। देखिए, स्वामित्व का मतलब, अभी मैंने यहाँ पे स्वामित्व वर्ड यूज करा था, ठीक है, दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला था कि किसी निजी स्वामित्व वाली वस्तु को सार्वजनिक वस्तु में बदलना राष्ट्रीयकरण कहलाता है। स्वामित्व क्या होता है? स्वामित्व का मतलब होता है कि किसी चीज पे मान लीजिए मालिकाना हक है किसी का, क्लियर है, मालिकाना हक है, लेकिन अगर सरकार उसे सार्वजनिक कर दे, यानी कि सभी के लिए उपलब्ध कर दे। मान लीजिए किसी बंदे ने कोई पार्क बनाया, पार्क बनाने के बाद केवल उसी की फैमिली उसमें घूम सकती है, क्या हुआ? मालिकाना हक हुआ। लेकिन अगर सरकार कल को आके बोल दे कि नहीं, अब इस पे हर कोई, यानी कि बगल वाले भी, उससे बगल वाले भी, जितने भी वहां पर कॉलोनी है, जितने भी लोग हैं, वो उसमें कोई भी आकर वहां पे घूम सकता है, दैट इज कॉल्ड सार्वजनिक। क्या कहलाएगा? सार्वजनिक कहलाएगा। तो सार्वजनिक यानी कि सभी के लिए उपयुक्त। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब यही होता है कि जहां पहले बैंकों का अपना ही राज चलता था, वहां राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कि भैया अब तुम जो हो सभी के लिए उपयुक्त हो, सब आकर तुम में इन्वेस्ट, जो भी है अपना पैसा वैसा जमा करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड राष्ट्रीयकरण। क्लियर है? समझ आ गया होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। तो 19 जुलाई 1969, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 3 घटनाएं बहुत ही फेमस हैं, एक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रपति का चुनाव, और दूसरा कांग्रेस पार्टी का विभाजन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे का निष्कर्षण जो है ये किससे किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है हेमटाइट आइसिक के द्वारा। किसके द्वारा? हेमटाइट आइसिक जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अब बात आती है हेमटाइट आइसिक काम कैसे करता है। देखिए, व्यासिक के बड़े बड़े टूटो जो होते हैं ना, यानी कि टुकड़ों की मैं बात कर रहा हूं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। क्लियर है? या तोड़ा जाता है भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? जल के साथ धोकर, ठीक है, पहले क्या हुआ, जो वायसिक होता है, ठीक है, उसको उसके बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन करा जाता है। उसके बाद जल के साथ उसे धोकर, जो उसमें कले, रेत तथा अन्य अतिरिक्त जो उसमें चीजें चिपकी हुई होती हैं, यानी कि अशुद्धियां कह सकते हो, अशुद्धियां जो उसको हटा दिया जाता है। इस प्रकार जो होता है वो जो लोहा होता है वो हमको प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए जो हेमटाइट आइसिक होता है इसके द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। GATT का पूर्ण रूप क्या है? गेट बोल सकते हैं इसको। तो GATT यानी कि इसका पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस समय करंट में क्या कहलाता है मैं आपको पूरा समझाऊंगा। देखिए, गेट बोल दीजिए या GATT, इसका पूर्ण रूप यानी कि जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड ट्रेफ। क्या है? जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड। देखिए, G मतलब जनरल, A मतलब एग्रीमेंट, T मतलब ट्रेड और T मतलब ट्रेफ। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। देखिए, होता क्या है, होता यह है, इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई? वो हुई थी 1947 में। क्लियर है? कब हुई थी? 1947 में। लेकिन जब इसका नाम गेट नहीं था, याद रखिएगा, जब इसका नाम गेट नहीं था, इसको क्यों लागू करा गया था या इसको क्यों मनाया गया था? इसे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1947 में इसकी स्थापना करी थी। इसको इसलिए मनाया गया था, व्यापार एवं रोजगार के पक्ष का एक फैसला लिए। ठीक है, क्या हुआ? व्यापार एवं रोजगार के पक्ष में एक फैसला लिया गया था। इस फैसले के अनुसार हुआ था हवाना यानी कि क्यूब जो है ना, क्यूबा में इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, इसको जब मनाया गया था ना 1947 में, उस समय इसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, यानी कि आपने बहुत बार सुना होगा ITO। ठीक है, क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना करी गई थी 1947 में। ठीक है, उस समय इसके 23 देशों ने, संस्थापकों ने जो है इस जो कॉन्टेंट हुआ था इस पर जो है हस्ताक्षर कर दिए थे। क्लियर है? लेकिन सन 1948 में क्या हुआ? ध्यान से सुनिए, सन 1948 में क्या हुआ? देखिए, 1948 में क्या हुआ? ITO यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन था उसको चेंज करा गया, उसका नाम बदला गया और उसे गेट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गेट बना दिया गया, यानी कि जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड ट्रैफ बना दिया गया। क्लियर है? मैंने आपको बता दिया, स्थापना जब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही, मतलब जब विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार एवं क्रियाशील कार्य प्रणाली तैयार करने हेतु किया गया था। क्लियर है? अब 1948 में तो हो गया था, ठीक है, 1948 में तो हो गया, लेकिन इसको ठीक उसके बाद भी इसको चेंज करा गया था। क्या करा गया था? इसको चेंज करा गया था। उसके बाद जब इसको गेट बनाया गया, GATT बनाया गया, उसके बाद इसे WTO कर दिया गया था। पहले ITO था, फिर GATT करा गया, गेट करा गया, उसके बाद इसकी जगह क्या करा गया? फिर इसको
WTO कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन बना दिया गया, जो कि 1 जनवरी 1995 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 जनवरी 1995 को बनाया गया था। याद रखिएगा, जितना भी मैंने आपको यहां पर समझाया है वो सब इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? बताइए, जो चीन के अंदर लाल क्रांति हुई थी ये कब हुई थी? तो चीन के अंदर जो लाल क्रांति है 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 1949 को हुई थी। चीन की जो लाल क्रांति 1949 को हुई थी, ये माओतो से तुंगा के नेतृत्व में हुई थी। किसके? माओतो से तुंगा के नेतृत्व में हुई थी। साम्यवादी क्रांति के रूप में हुई थी, ठीक है। किसके लिए? साम्यवादी क्रांति के रूप में हुई थी। उद्देश्य यही रखा गया था इसका, जो कि चायांग काई शोक का यहाँ पर उस समय शासन चलता था। किसका? चायांग काई शोक का यहाँ पे शासन था, उसका अंत हो गया था इस क्रांति के बाद। क्लियर है? चीन में जो है साम्यवादी शासन का उदय हो चुका था इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीज में विटामिन बी सबसे अधिक होता है? बताइए किस में होता है? तो ये मूंगफली यानी कि पीनट जो होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन B1 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? याद रहेगा, B1 सबसे ज्यादा। देखिए, अगर आपको ये प्राप्त करना है B1, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे शरीर के लिए, तो ये प्राप्त कैसे किया जाता है? देखिए, मूंगफली में तो है, ये तो आप क्लियर रखिए, अपने दिमाग में इसका रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। मूंगफली के साथ साथ ये खट्टे फलों में, जूस में, खरबूजा जो होता है उसमें, जामुन के अंदर, मिर्ची, ब्रोकली जो होती है, ब्रोकली होती है, आलू में, नींबू में, आंवला में, इन सब में भी विटामिन B1 पाया जाता है। क्लियर है? एक स्वास्थ्य मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बार ये एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बताइए B1 किसके लिए इंपॉर्टेंस है, या ऐसा भी आ जाता है कि मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए किस विटामिन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए विटामिन जो B होता है, यानी कि विटामिन B1 जो होता है, इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। क्लियर है? ये सामान्य पाचन, भूख को उचित तंत्र कारिकों को बनाए रखने में भी मदद करता है। यानी कि भूख लगना हो गया और किस तरीके से मतलब खाने का पाचन करना है, उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है? याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनकर निकलता है, ठीक है। और अब बात करते हैं इससे कौन सा रोग होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए B1 की कमी हो जाए किसी व्यक्ति के अंदर तो क्या होता है? तो B1 की कमी से जो होता है अल्जाइमर कैंसर या चयापचय संबंधित रोग हो जाता है, ठीक है। चयापचय संबंधित, आई होप, अगर चयापचय बोला जाता है, ठीक है, चयापचय जो है संबंधित रोग भी हो सकता है। और कैंसर, जो अल्जाइमर कैंसर होता है ना, अल्जाइमर या कैंसर, इस तरीके की मनोभ्रंशा जैसी बीमारियां भी इससे होती हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, B1 मैंने आपको समझा दिया, B1 विटामिन कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? बताइए, जो 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था उसको किसने ये कहा था कि ये जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? तो ये किसने कहा गया था? तो ये B.D. सावरकर साहब के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? B.D. सावरकर जी के द्वारा कहा गया था। 1857 के विद्रोह की अगर बात करें तो देखिए, 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है, काफी नामों से वैसे तो इसको जाना जाता है, ठीक है। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतिहास की पुस्तक, जो इतिहास की अगर बात करें तो इसमें जो है 10 मई 1857 के संधि को मेरठ से शुरू हुआ था। ये कहां से हुआ था? 10 मई 1857 के संधि में मेरठ से ये शुरू करा गया था, ठीक है। और 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसके दौर में? क्रांति दिवस के रूप में भी ये मनाया जाता है, ठीक है। और इसी को 1857 का विद्रोह कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हमारे देश के लिए कहा जाता है, ठीक है। और मंगल पांडे का नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर मंगल पांडे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस विद्रोह में सबसे बड़ी भूमिका अपनी निभाई थी। क्लियर है? हाँ, तो याद रखिएगा। साथ में बात करें हुआ क्यों था, देखिए हुआ इसलिए था, अगर कारण तो इसके बहुत सारे हैं। अंग्रेजी शासन उस समय बहुत ज्यादा ही जो है अपना घिनौना चेहरा दिखा चुका था, ठीक है। उसी समय दिखा चुका था 1857 के समय ही, किस तरीके से वो जो है यहाँ से कर वसूल करना, मतलब किसी भी हालत में कर वसूल करना उनका एक मुख्य उद्देश्य होता था। क्लियर? तो 1857 का मुख्य कारण देखिए यही बोला जाता है कि जो चर्बी वाले कारतूसों का यूज हो रहा था, क्या हो रहा था? चर्बी वाले कारतूस का यूज करा जाता था। जो कि चर्बी वाला कारतूस ये था कि बंदूक में बारूद भरने से पहले उसमें एक जो बारूद होता था ना, उसकी जो मतलब पैक होता था वो बारूद किसी में, तो उसमें जो
उस बारूद के जो ऊपर का सिरे को हटाना पड़ता था, वो सिरे में गाय और सुअर की चर्बी का यूज करा जाता था। अब आप लोगों को पता है कि गाय हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, ठीक है, बहुत पवित्र चीज है, और वहीं सुअर की बात करें तो वो मोमडनों के लिए गलत चीज है, तो इसीलिए विद्रोह हो उठा था। क्लियर है? किसी दिन 1857 का विद्रोह के लिए वीडियो डालूंगा मैं आपके लिए, बहुत अच्छे से उसमें क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है दंड संहिता की धारा 302? तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हत्या से। किससे? बाय किलिंग, यानी कि दंड संहिता 2300 धारा की जो है 300 धारा वो हत्या से संबंधित रखती है। कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है या उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, कारावास भी दिया जाएगा, मृत्यु दंड उसके लिए निश्चित हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? बताइए, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो कार्यभार कौन संभालेगा? तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। क्लियर है? कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। अच्छा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। क्लियर है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल बताइए कितना होता है? तो नियुक्ति से 6 साल या आयु 65 वर्ष। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो नए स्टूडेंट होते हैं, जो कि नए गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं, ठीक है, या उन्होंने फर्स्ट टाइम, जो कि पहले साइंस से पढ़े होते हैं, जो पोल साइंस को दोबारा से मतलब रिवीजन उसका पढ़ते हैं, उसको जो उन्होंने नहीं पढ़ा होता है, तो वो यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं कि जो नियुक्ति से 6 साल आयु और 65 से 65 वर्ष, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होता है। क्लियर है? तो देखिए होता क्या है, इसको कैग बोला जाता है। कैग मतलब CAG भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, CAG भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ी पावर होती है ये समझ लीजिए। अगर ये किसी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जाते हैं, और अगर वहाँ काम धाम सही से ना चल रहा हो तो फिर उस कंपनी की, उस जो संस्थान है उसकी वाट लगा देते हैं अच्छी खासी। क्लियर है? अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि नियुक्ति से 6 साल पहले और आयु से 65 वर्ष, क्या होता है ये? ध्यान से सुनिए। देखिए, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने 59 वर्ष में चुना गया, ठीक है, 59 वर्ष में चुना गया, या मान लीजिए सबसे पहले ये समझिए कि 2021 में कोई चुना गया, तो उसका कार्यकाल क्या पूरा होगा? बताइए, उसका कार्यकाल 2027 में पूरा हो जाएगा ना, पूरा 2027 में पूरा हो जाएगा। मान लीजिए नवंबर में चुना गया तो नवंबर में कार्यकाल खत्म, तो 6 वर्ष तो उसने पूरे कंप्लीट कर लिए। क्लियर है? 6 साल आप समझ गए। अब आता है 65 वर्ष का मतलब क्या है। अब मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति मान लीजिए 61 साल का है, क्लियर है, 61 साल का है, लेकिन वो अभी 2021 में चुना गया, लेकिन उसका कार्यकाल कब खत्म होना है? 2027 में खत्म होना है, ठीक है, लेकिन जो कानूनी अधिकार, जो कानूनी में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि भैया 65 वर्ष होते ही महालेखा परीक्षक हटा देना जाना चाहिए, लेकिन उसका कार्यकाल 2027 में होना है। उम्र कब पूरी हो जाएगी? उम्र कब पूरी हो जाएगी भाई? अभी तो वो 50 कितने का बताया मैंने आपको? 61 साल का बताया ना, 61 साल का 2021 में, 22 में कितना 62 का हो जाएगा, 23 में 63 का हो जाएगा, 24 में 64 का हो जाएगा, और 25 में कितना 65 का हो जाएगा। तो कार्यकाल वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2027 तक का वेट नहीं करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है या तो 6 साल पूरे कर ले या अपनी आयु पूरी कर ले। क्लियर है? अगर छोटा है तो 6 साल, और अगर बड़ा है तो भैया फिर अपने उम्र से ही उसको जो है रिटायर कर दिया जाता है। 148 आर्टिकल का इसमें यूज करा जाता है। महालेखा परीक्षक जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही करी जाती है। क्लियर है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 15वां क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय आपदा की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय आपदा की प्रथम घोषणा कब करी गई थी? चीनी आक्रमण हुआ था 1962 में, माफ कीजिएगा 1962 में चीनी आक्रमण हुआ था, ठीक है। 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और मैकमोहन रेखा जो है, रेखा में जो है इन्होंने पार कर एक हमला कर दिया था हमारे ऊपर। क्लियर है? और उस समय जो है थोड़ा सा हमारी जो सेना है वो साबित हुई, मतलब वो थोड़ा सा विफल हो चुकी थी, इसमें भारतीय बलों का उन्नति साबित हुआ था, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ ये कहाँ तक घुस गए थे, तो इन्होंने चुशोल में रेंजंग ला एवं पूर्व में तवंगा पर अवैध कब्जा कर लिया था, ठीक है, ये जगह थी, वहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो 1962 में हुआ था चीनी आक्रमण के समय। प्राचीन भारत में नौसेना का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो ये जो किया था वो चोल राजाओं के द्वारा किया गया था। राजेंद्र जो चोल थे, राजा राजेंद्र प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा, राजा राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है इन सेना का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। बहुत ही पावरफुल सेना उस समय थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरुबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर, बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? तो बताइए ये कहां पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो जावा यानी कि इंडोनेशिया में स्थित है। क्लियर है? जावा यानी कि इंडोनेशिया में स्थित है। क्लियर है? और करीबन
इसकी मैं बात करूं 750 से लेकर 850 ईसा के मध्य के महान बौद्ध विहार है ये, ठीक है, यानी कि बौद्ध का मंदिर है यहाँ पर 750, क्लियर है, 750 से लेकर 850 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पर, ईस्वी तक यहाँ पर माना जाता है, क्लियर है, ईस्वी है, याद रखिएगा, पूर्व बोल दिया मैंने। महायान बौद्ध विहार है यहाँ पर, क्लियर। और विश्व विरासत, यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है ये बौद्ध मंदिर है, क्लियर है। इमेज में आप देखिए ये है विश्व धरोहर में इसको जो है रखा गया है, विश्व धरोहर बौद्ध बुद्ध मंदिर है ये, और अभी तक इसकी मान्यता बहुत बड़ी है, क्लियर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? बताइए, नमक जो है हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। किससे? हैलाइड जो खनिज होता है उससे नमक उत्पन्न होता है। अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य। हैलाइड का मतलब क्या होता है? बताइए, हैलाइड क्या होता है? पता है क्या आपको हैलाइड क्या होता है? हाँ, पता होगा बहुत को, है ना, इंटेलिजेंट तो आप सभी हैं, आई नो, जानता हूँ मैं। तो हैलाइड, देखिए हैलाइड क्या होता है। हैलाइड जो देखिए इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से है, हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोज परमाणु प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें एक या एक से अधिक जो होता है हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित करता है, उसके द्वारा हैलाइड जो है ये उत्पन्न होता है, हैलाइड कहलाता है, ठीक है। और ये नमक में जो है खनिज में उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, नमक के अंदर ये उत्पन्न होता है। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो ये विनोबा भावे जी के द्वारा दिया गया था। किसका? अंत्योदय का विचार जो विनोबा भावे जी के द्वारा दिया गया था। इसका उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो उद्देश्य गरीबी हटाना था, क्लियर है, क्या था? गरीबी हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? बताइए भैया, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था आजम शाह के द्वारा। किसके द्वारा? आजम शाह के द्वारा। अब यह आजम शाह कौन था? देखिए, आजम शाह जो है इसने शाहजहां से प्रभावित होकर, शाहजहां ने जो है बेगम मुमताज के प्यार में जो है या उनकी याद में कह लीजिए ताजमहल बनवाया था, क्लियर है। और इसी की देखा देख में करके औरंगजेब का बेटा और शाहजहां का क्या था, शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर ही अपनी माँ दिलरास बानो बेगम, क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बना डाला, ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ? 1951 से लेकर 1961 तक इसका निर्माण चला था, ठीक है। ओ सॉरी, माफ कीजिएगा, 1651 से लेकर 1951 कहां बोल दिया मैंने, 1651 से लेकर 1661 तक इसका निर्माण इसी के बीच में करवाया गया था, कहा जाता है, ठीक है। तो कौन था ये औरंगजेब का बेटा था और शाहजहां के पोते थे आजम शाह। और किससे प्रेरित होकर? शाहजहां से ही प्रेरित होकर इन्होंने जो है दिलरास बानो बेगम, जो कि औरंगजेब की बीवी है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि बीवी का जो मकबरा है वो किसकी याद में है? तो औरंगजेब की बीवी की याद में ये बनाया गया है, क्लियर है। इमेज में देखिए, औरंगजेब का जो मकबरा है ना, ये जो बीवी का मकबरा है, ठीक है, ये बिल्कुल ताजमहल की नकल है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल ताजमहल की नकल ही है, ठीक है, आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल उसी की। लेकिन इसमें ताजमहल की नकल जरूर है, लेकिन कुछ चीजें उसमें गलत हैं, क्लियर है। इतनी चमक ताजमहल में जो है इससे कई गुना उसके अंदर चमक है आज भी, क्लियर है। तो काफी चीज अलग है, अगर आप गए होंगे तो आप इसमें से देख सकते हैं इमेज में ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ किया गया था? बताइए कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1862 में किया गया था। देखिए 1862 या 1861 में से कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। तो एग्जाम में दोनों में से एक क्वेश्चन होगा, तो आप दोनों याद रखिए, 1862 और 1861 में किया गया था, क्लियर है। अगर भारत में सबसे पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी की थी। कब? 1770 में भारत का पहला कागजी मुद्रा जो है कलकत्ता बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी करी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? बताइए, आंखों के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो इसको दृष्टि पटल कहा जाता है, विजन बोर्ड, ठीक है, दृष्टि पटल इसको कहा जाता है। आंखों के भीतरी जो होता है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये एक तरह का लेंस की सहायता से इस पटल पर सामने की दृष्टि प्रकाश रूप में जो होता है उतरती है, ठीक है। इसी में क्या होता है, जो आंखें की प्रणाली एक लेंस की सहायता होती है, एक तरह के लेंस होता है, ठीक है। इससे जो होता है इस पटल पे यानी कि दृष्टि पटल पर सामने का दृश्य प्रकाश रूप में उतरता है। क्या होता है, जो सामने का दृश्य होता है ना, वो एक प्रकाश के रूप में उतरता है। और ये पटल लगभग एक फिल्मी जो कैमरे की भांति काम करता है, ठीक है। क्या करता है? फिल्मी कैमरा जो होता है ना उसकी भांति काम करता है। और याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दृष्टि पटल, आंखों के लिए, आंख के लिए मतलब। हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था? बताइए, किसके द्वारा हवाई जहाज का निर्माण करा गया था? तो ये राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। काफी ही
जो थे काफ़ी सोचने वाले व्यक्ति थे ये, ठीक है। कल्पनाओं की उड़ान में उन्होंने हवाई जहाज बनाने का सपना देखा और उसको शुरू कर दिया अपने सपने को साकार करना, पूरा करने के लिए। क्लियर है। और आज से 114 साल पहले इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को, याद रखिएगा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 दिसंबर 1930, ठीक है, लीजिए 17 दिसंबर 1903, ठीक है। थोड़ा सा लिखा है आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि मुझे हाथ से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो राइट बंधुओं ने जो है, जिनका एक का नाम था ओरिविल और विल्बर, इन्होंने उत्तरी कोलिन में राइट फ्लायर नामक विमान से सफल उड़ान भरी थी। नाम भी याद रखिएगा, राइट फ्लायर नामक विमान से जो है इन्होंने सफल उड़ान भरी थी। क्लियर है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये हैं दोनों भाई। क्लियर, राइट ब्रदर्स नाम इनका है। सन्यासी विद्रोह कहां पर हुआ था, बताइए कहां पर हुआ था। तो ये बंगाल के अंदर जो है सन्यासी विद्रोह हुआ था। क्लियर है। सन्यासी विद्रोह ये करीबन 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था, ठीक है। ईसा में ये हुआ था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ भागों में जो है सन्यासियों ने जो है ये विद्रोह का आरंभ करा था, ठीक है। इसीलिए इसको विद्रोह, जो सन्यासी विद्रोह है। और इसके अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो बंकिम चंद्र चटर्जी 1882 में उनके द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ ने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसका जो उल्लेख है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में अपनी एक रचना रची थी जिसका नाम था क्या, आनंद मठ। याद रखिए, काफी बार आता है एग्जाम में। आनंद मन में रचना का होना है। जो सन्यासी विद्रोह है उसका मुख्य कारण है हिंदू, नागा और गिरी के शास्त्र सन्यासियों के तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर समझ जाएंगे आप सन्यासी विद्रोह को, ठीक है। तो सन्यासी विद्रोह का मतलब यही था, जो उद्देश्य था, मजबूत कारण था कि भाई हिंदू, नागा जो होते हैं और गिरी के शास्त्र सन्यासियों के यात्राओं पर रोक लगा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो बंगाल में जो विद्रोह उठा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, दामोदर नदी किस नदी पर जाकर गिरती है, बताइए। जो दामोदर नदी किस नदी पर जाकर गिरती है, तो ये गिरती है हुगली नदी में जाकर। कहां पर, हुगली नदी में जाकर गिरती है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर ये, ठीक है, कहां से निकलती है, झारखंड के छोटा नागपुर से निकलकर बंगाल तक ये पहुंच जाती है और उसके बाद ये हुगली में जाकर अपना जो है समर्पण कर देती है। क्लियर है। तो उंगली याद रखिएगा। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पर डेली करंट की वीडियो, साथ में आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मैं आपके लिए डेली डालता हूं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर डेली भी नहीं आती है तो सेकंड डे आपको ये वीडियो जरूर मिल जाती है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आज की करंट अफेयर ना देखिए तो उसको भी प्लीज वॉच कीजिएगा। थैंक यू।